Good morning, students. Here is Ekta ma'am with today's lecture. So, today we are going to start chapter number 14, Project Identification. So, firstly, we discuss question number first, define project identification. What are the importance of project identification? A small-scale enterprise originate and operate within the business environment. An enterprise has to remain in touch with the business environment for the sake of its existence, success, and future. The interaction between an enterprise and environment helps in the understanding of the business with facilities taking of various strategic and operational decisions, helping in the growth and success of the venture. Entrepreneurs do not emerge at their own. Various economic, social, political, technological, and psychological factors affect the emergence and growth of entrepreneurship. Investment on any project should be linked with the viability of the project. A business may lay proper emphasis on quantity, quality, and cost in order to remain competitive and successful. प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट एक फ्रेमवर्क की तरह होता है एंटरप्रेन्योर के लिए, जो कि एक प्रॉपर डायरेक्शन दी जाती है एंटरप्रेन्योर को. फर्स्टली हम प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद एज अ फ्रेमवर्क काम करता है. प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर को प्रॉपरली डायरेक्शन देता है कि कौन सी डायरेक्शन जो है पर्टिकुलर फॉलो की जाएगी इन फ्यूचर, और कैसे चीज़ों को कितनी रिक्वायरमेंट है हमें रॉ मटेरियल की, मशीनरीज़ की, इक्विपमेंट्स की, टूल्स की. प्रॉपरली ये सब चीज़ें जो है रिकॉर्ड की जाती हैं प्रोजेक्ट के अंडर. उसके बाद हम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके खुद को एंटरप्रेन्योर एक प्रॉपर डायरेक्शन दे पाता है, सही डायरेक्शन दे पाता है. उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें जो है आइडेंटिफाई करनी होती है, फोरकास्ट करनी होती है, एनालिसिस करनी होती है. जैसे कि हमारे रॉ मटेरियल को लेके हो गया, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए. ये सब चीज़ों के बारे में हम प्रॉपरली प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे. उसके बाद ही हम प्रॉपरली ऑपरेट कर पाएंगे अपना बिजनेस. तो ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट की हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है, एनालिसिंग करनी है. उसके बाद हम एंटरप्रेन्योर खुद को, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को और ऑर्गेनाइजेशन को एक सही डायरेक्शन दे. Now we are going to discuss definition of project identification. Better give this definition. Project identification is the first step in the strategic planning process. Before spending significant time and resource on a project, restoration practitioners should be able to identify the biological importance and likelihood of restoration success at potential project sites. इसमें पर्टिकुलर बताया गया है कि हम अपना टाइम स्पेंड करना और रिसोर्सेज का वेस्टेज करने से पहले और रिसोर्सेज का यूज़ करने से पहले हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को. स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं कुछ ऐसे एक्सपर्टाइज के थ्रू जो कि प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जिन्हें अच्छी प्रैक्टिस होती है. वो प्रॉपरली फाइनेंस के रिलेटेड, रिसोर्सेज के रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कैसे हमने खुद को एंटरप्रेन्योर ने एक डायरेक्शन देनी है और कैसे बिजनेस के अंदर सक्सेस पानी है, ग्रोथ कैसे करनी है. सो नेक्स्ट वी डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन. इसमें फर्स्ट है आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट बिकम्स द कैटालिटिक एजेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर हम अपना प्रोजेक्ट के अंडर सब चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, प्लानिंग करेंगे, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग करेंगे और सब रिसोर्सेज को लेके, जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीनरीज, इक्विपमेंट, टूल्स हो गया, और फाइनेंस को लेके सही डिसीजंस लेंगे, तो डेफिनेटली हमारे बिज़नेस की एक अच्छी ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम दे पाएंगे अपने बिज़नेस को और खुद को. Second point we have, they initiate the process of overall development in terms of employment and income generation. इस प्रोसेस के दौरान हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दे पाते हैं,
जो भी एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, उन्हें हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे कि हम प्रॉपरली प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे और किन किन वर्कर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी, किन एक्सपर्टाइज, किन प्रैक्टिशनर्स, इंजीनियर्स जो कि बिज़नेस के अंदर काम करेंगे, तो हम उन्हें प्रॉपरली काम दे पाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, दे हैव लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम प्रॉपरली एनालाइज करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट के अंदर रिकॉर्ड होने वाली सब चीज़ों के बारे में, रिसोर्सेज को लेके, फाइनेंस को लेके, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म के लिए, इन फ्यूचर के लिए हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है हमारे बिजनेस की। So next point we have, project provide guidelines for future pattern of activities and services to be undertaken by an enterprise। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट हमारे लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन की तरह होता है, एक फ्रेमवर्क की तरह होता है, जिससे एंटरप्रेन्योर फॉलो करके आगे बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करता है। नेक्स्ट पॉइंट भी है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट। हमने प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के अंडर, इन्होंने जैसे कि यहाँ लिखा है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने आइडेंटिफाई करनी होती है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कौन सी होगी कि जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीनरीज, इक्विपमेंट, टूल्स, हमने ये सब चीज़ें कहाँ से हायर करनी है, और इन केस हमें फ्यूचर में इसकी शॉर्टेज पड़ती है रॉ मटेरियल की, तो हमने कहाँ से ये अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आइडेंटिफाई किया जाता है। इन शॉर्ट हमने बिज़नेस के इन्वायरमेंट की, मार्केट के अंदर सब चीज़ें, कंडीशन की, मार्केट की कंडीशन की, कि कौन सा हम प्रोडक्ट जो है लेके आएंगे इन फ्यूचर, वो हमारे बिज़नेस के लिए बेनिफिशियल रहेगा, हमारे बिज़नेस की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये सब चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करके बिज़नेस को डेवलपमेंट देनी है। नेक्स्ट वी हैव, प्रोजेक्ट कमिटमेंट आर नॉर्मली नॉट रिवाइज्ड। इसमें कहा गया है कि हम जो एक बार प्रोजेक्ट बनाते हैं किसी भी बिज़नेस को लेके, तो वो दोबारा रिवाइज नहीं होता, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो है एक ही बार इम्प्लीमेंट किया जाता है बिज़नेस के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव, प्रोजेक्ट एक्सेलरेट द पेस ऑफ सोशियो कल्चर डेवलपमेंट। हम बिज़नेस की डेवलपमेंट के साथ साथ हम एक अच्छे रिलेशन बिल्ड भी कर पाते हैं जब हम मार्केट के अंदर सब चीज़ों की, मार्केट कंडीशन की, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचते हुए हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और प्रॉपरली चीज़ों को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं। उसके बाद हम एक अच्छी चीज़ जो है डिमांड के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर सकते हैं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट है इसमें इनपुट। इनपुट में इन्होंने कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपने ऑलरेडी सुना होगा स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी वीकनेसेस को कन्वर्ट करे स्ट्रेंथ में और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को लेने की कोशिश करें। जितना हो सके बिज़नेस के अंदर अपॉर्चुनिटी लेके, कुछ नया करके, न्यू आइडियाज़, क्रिएटिविटी को लेके, इंफॉर्मेशन गैदर करके, नॉलेज के साथ कुछ न्यू लेके आए मार्केट के अंदर। कोई भी प्रोडक्ट है उसमें इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कुछ इनोवेशन बिज़नेस के अंदर जब आप करते हो, क्रिएटिविटी दिखाते हो, तो डेफिनेटली आप सक्सेस पाते हो, एक ग्रोथ दे पाते हो, अपने स्किल्स को एनहांस कर पाते हो, नॉलेज ले पाते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है जब आप वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हो मोटिवेट होके। तो स्ट्रेंथ होनी एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी वो परफेक्टली सर्वाइव कर सकता है बिजनेस के अंदर। सेकेंड वी हैव आउटपुट। आउटपुट में बताया गया है, द स्टडी ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एज टू व्हाट द प्रोजेक्ट will generate in the form of goods and services, employment, revenue, etc. The quantity and quality of these outputs should be clearly analyzed
बिफोर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज़ अंडरटेकन। इनपुट तो हमने पढ़ लिया कि एंटरप्रेन्योर को खुद की अंदर की स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना है, वीकनेसेस को कन्वर्ट करना है, स्ट्रेंथ में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। तो अब हमने पढ़ा है आउटपुट। आउटपुट में ये चीज़ें कि हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कस्टमर्स को वो अच्छी करनी है, क्वालिटी वाइज भी क्वांटिटी वाइज भी। एफोर्डेबल रीज़नेबल प्राइसेस में हमने उन्हें अवेलेबल कराना है ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। अगर हम उनके सोसाइटी के लोगों के अकॉर्डिंग हम प्राइसेस नहीं लगाएंगे तो हम सोसाइटी का वेलफेयर नहीं सोच पाएंगे। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी नहीं देंगे तो हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ हम अपने बिजनेस को एक अच्छी ग्रोथ भी नहीं दे पाएंगे। थर्ड, वी हैव सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमें रिजनेबल प्राइसेस में प्रोडक्ट जो है उनकी रिक्वायरमेंट, सोसाइटी के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है। तो हमें ये माइंड में ये सेट करना है कि हम जो है इतनी कॉस्ट अपने प्रोडक्ट की लगाएं जिससे हमें भी लॉस ना हो और हमें भी बेनिफिट हो जाए और सोसाइटी को भी बेनिफिट हो ईज़िली। नेक्स्ट वी हैव लोकेशन। हमें बहुत ज़रूरी ये है डिसाइड करना कि हम उन एरियाज़ में अपने बिज़नेस ऑपरेट करें जहाँ लोगों को चीज़ें ईज़िली अवेलेबल नहीं होती। हमें उन जगहों पे चीज़ें, उन लोकेशन पे चीज़ें जो है, प्रोडक्ट जो है पहुंचाने हैं जहां लोगों को नीड है, नीडी पीपल्स को हमने चीज़ें पहुंचानी है। वहां जाके हमने अपने बिज़नेस ऑपरेट करने हैं। उन एरियाज़ में हमने छोटे छोटे बिज़नेस ऑपरेट करके जैसे कि काफ़ी ऐसे विलेज एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़ जहाँ चीज़ें ईज़िली नहीं मिल पाती, तो वहाँ अपने बिज़नेस ऑपरेट करके खुद को भी हम बेनिफिट दे सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे सकते हैं, साथ ही साथ हम उस एरिया के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर पाएंगे। लास्ट वी हैव काउंसलिंग सर्विसेज। इसमें काफ़ी सारी ऐसे सेंटर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर की, और गवर्नमेंट की एजेंसीज़ काफ़ी सारी इसमें है। डिफरेंट गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं जो कि सोर्सेज को लेके और रिसोर्सेज को लेके एंटरप्रेन्योर की हेल्प करती है और काउंसलिंग प्रॉपरली ट्रेनिंग देती है एंटरप्रेन्योर को। जैसे कि फर्स्ट इसमें बताया गया है EDC, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर। ये एंटरप्रेन्योर्स की डेवलपमेंट ग्रोथ करती है, पर्सनली ट्रेनिंग दी जाती है, इनको स्किल्स डेवलप्ड होते हैं। आगे भी काफ़ी सारी जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, ये भी रिसोर्सेज अवेलेबल ट्रांसफ़र किए जाते हैं एंटरप्रेन्योर को ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करने के लिए। काफ़ी सारे फाइनेंस के रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि फाइनेंस की हेल्प करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं एट अ कंसेशनल रेट एंटरप्रेन्योर को ताकि वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिफाइन द टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट है इसमें डेस्क रिसर्च। हमें प्रॉपरली सर्वे करना है, कलेक्ट करनी है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स कलेक्ट करनी है। काफ़ी सारी ऐसे पब्लिश की जाती हैं जर्नल्स, मैगज़ीन्स, रिपोर्ट्स, इन सब चीज़ों से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज कलेक्ट करने के बाद हम सर्वे कर सकते हैं कि कौन सी डिमांड एंड सप्लाई जो है हमने किस एरिया में करनी है, कहाँ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अच्छा करना है। जैसे कि मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि एंटरप्रेन्योर की हेल्प करते हैं, उन्हें नॉलेज देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज को लेके, मशीनरीज, इक्विपमेंट, टूल्स को लेके ताकि एंटरप्रेन्योर को कोई प्रॉब्लम ना आए। फाइनेंस के भी काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को ताकि फाइनेंस की कोई शॉर्टेज आए इन फ्यूचर तो वो उन्हें लोन्स प्रोवाइड करते हैं कंसेशनल रेट पे, तो वो अपने बिजनेस ईजिली ऑपरेट कर पाए। नेक्स्ट वी हैव टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे।
इसमें हमने टेक्नोलॉजी को लेके प्रॉपरली सर्वे करना होता है, एनालाइज करना होता है कि हमने कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके अप टू डेट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके खुद को इकोनॉमिक डेवलपमेंट देनी है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमें प्रॉपरली गैदर करनी है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, एरिया, पावर, वाटर, इन सब चीज़ों की सप्लाई कैसे हमें होगी, इन सब चीज़ों की हमें एनालिसिंग करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा हमने कितने प्राइजेस जो है अपने प्रोडक्ट के लगाने हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने अपना प्रोडक्ट जो है बनाना है। सेकेंड है इसमें इंसेंटिव में ये है कि हमें प्रॉपरली DIC से जो हेल्प होती है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर क्या करती है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉपरली नॉलेज देती है कि आपने किन एरिया में अपना बिजनेस ऑपरेट करना है जहाँ लोगों को इसलिए चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। और DIC साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर की भी हेल्प करता है, सप्लाई करता है उसे रॉ मटेरियल, मशीनरीज, इक्विपमेंट, वाटर, पावर, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट वी हैव टैक्स कंसेशन। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के अंडर भी मिली जाती है एंटरप्रेन्योर को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जर्नली क्या करता है, ऑफर करता है, कंसेशन देता है टैक्स में। इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाता है अंडर वेरियस सेक्शंस के अकॉर्डिंग। तो एंटरप्रेन्योर को इसमें भी काफ़ी सारा फ़ायदा रहता है कि उसे टैक्स में कंसेशन रेट मिलता है और वो इजीली अपना टैक्स पे कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़। काफ़ी सारी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एंटरप्रेन्योर को जो कि उसने फुलफ़िल करके गवर्नमेंट के अंडर सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करके उसके बाद अपना प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करके इम्प्लीमेंट करना होता है बिज़नेस के अंदर। क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हमने इसमें प्रॉपरली फॉलो करनी होती है लीगली, जैसे कि इसमें हो गया रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्राइवेट बिज़नेस है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पोल्यूशन फ्री आपका एरिया होना चाहिए जहाँ लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, लोकल लोगों को। उसके बाद आपने अंडरटेकिंग फॉर्मेलिटीज़, ये सब चीज़ें जो है अंडरटेक करके फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करके उसके बाद आपको ग्रांटिंग मिली जाती है कि आप प्रॉपरली इस एरिया में या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप स्पेशली इंडस्ट्रियल एरिया में आप अपना बिज़नेस ऑपरेट कर सकते हो। फाइनेंस की असिस्टेंस आपको कहाँ से मिलेगी, ये भी गवर्नमेंट आपको नॉलेज देती है। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ से आपको कंसेशनल रेट पे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प मिलेगी, क्रेडिट की, पैसे की, कैपिटल वर्किंग की। तो इसमें डे टू डे जो भी आप रन करते हो बिज़नेस एक्टिविटीज़, उसमें जो भी पैसा आपको चाहिए होता है, अगर आपको शॉर्टेज पड़ती है तो वो भी काफ़ी सारी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है आपको हेल्प करता है। Next question we have discussed the different phases of project life cycle. We have 5 main phases of the project life cycle are as follows. First is में startup और conception phase. Startup phase में कहता है this is the first stage in the life of project. In this phase, the project objectives are defined and the conceptual aspect of the project agreed. The germination of project idea is arisen when a problem is identified. The problems may be non-utilization of available funds, underutilization of plant capacity and manpower. This situation is to examined in the light of objectives and constraint, and it may be finally accepted as a future project. स्टार्टअप में हमने क्या करना होता है, जो भी हर्डल्स होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी रिसोर्सेज को लेके और बिज़नेस एक्टिविटीज़ को लेके रिक्वायरमेंट होती हैं, हमने वो फाइंड आउट करनी होती है अपने प्रोजेक्ट के स्टार्ट में। सेकंड है इसमें डेफिनेशन फेस। इसमें हमने क्या लोकेशन चूज़ करनी है, कितनी हमें ऑप्टिमम टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, प्लांट एंड मशीनरी की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए और हमें कितनी प्लांट एंड मशीनरी चाहिए,
फ्यूल कहाँ से हमें मिलेगा, पावर, वाटर, ये सब चीज़ें जो है हमने सेलेक्ट करनी है। लेबर और स्टाफ को हमने ट्रेनिंग देनी है, वर्कर्स को हायर करना है। ये सब चीज़ें हमने सेकंड फेज़ में करनी होती है, जो कि हमारा डेफिनेशन फेज़ होता है। थर्ड में हमने प्लानिंग करनी होती है और ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है चीज़ों की। बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में हमने प्लान, डिसीजन, स्ट्रेटजीज़ बनानी है, कितना रॉ मटेरियल हमने यूज़ करना है, कैसे हमने वर्कर्स, लेबर्स हायर करने हैं, मशीनरीज़ कौन सी यूज़ करनी है, सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज़ को हमने अवॉइड करना है, और हमें कैसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है। एक खुद को प्रॉपरली फ्रेमवर्क दे पाता है एंटरप्रेन्योर थर्ड फेज़ में। फोर्थ में हमने एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन फेस होता है, तो इसमें हमने अपनी जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग होती है, एग्जीक्यूट करनी होती है, मतलब कि लागू करनी होती है बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर। और लास्ट फेज़ है हमारा क्लीन अप और क्लोज आउट फेज़। द फाइनल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज क्लोज आउट एंड demobilization, where resources are reassigned, the project is handed over, and the post project review is carried out. During the final closure, the emphasis is on releasing the final deliverables to the customers, handing over project documentation to the business terminator, supplier contract, releasing project resources, and communicating the closures ऑफ द प्रोजेक्ट टू ऑल स्टेक होल्डर्स। लास्ट फेज़ हमारा ये होता है कि हमने जो भी गोल अचीव करना है, हमें लास्टली एट द एंड हमें वो गोल अचीव होता है एज अ सक्सेस और अ ग्रोथ। तो हमने ये 5 फेज़ क्लीन करके, क्लोज आउट करके, उसके बाद ही हमने अपना गोल अचीव करना होता है। तो ये 5 फेसेस के बाद ही हम अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर। सो नेक्स्ट वी डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।